नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊँगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। तारीख है 1 फरवरी, समय है 11 बजे। हाथ में रेड फाइल लिए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच चुकी हैं पार्लियामेंट। कुछ ही मिनटों में ये प्रेजेंट करेंगी इस साल का बजट पूरे देश के सामने। घर पे टीवी ऑन है, न्यूज़ चैनलों पे सारे एक्सपर्ट्स बैठ चुके हैं और द नेशन वांट्स टू नो इस साल क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का दिन उन महान दिनों में से एक दिन है, 365 दिनों में से, जब हम हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की चर्चा छोड़कर अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। इंडिया में बजट एक त्योहार की तरह है, एक परंपरा जो साल भर साल वापस आती है। पर हम में से कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमें बजट एक्चुअली में समझ में आता है? पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पढ़ती हैं अपनी, हम में से कितने लोग उसे फॉलो कर पाते हैं? उसके बाद अपनी स्पीच में वो कितने सारे नंबर्स, टेक्निकल टर्म्स, परसेंटेजेस, एक लंबी लिस्ट बताती हैं इन चीज़ों की। हम में से कितने लोग वो एक्चुअली में समझ पाते हैं? Mr. Speaker, sir, I rise to present the budget for the year 2002-2003. 2020-2021. I draw the attention to the women of India, Nari to Narayani. India is on the move again. We shall make the future happen. तो फिर इस स्पीच के बाद क्या होता है? एक्चुअली में यूनियन बजट को कैसे पास किया जाता है और क्या कोई निगरानी रखता है सरकार पर कि सरकार इस बजट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? इन सब सवालों के जवाब दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानेंगे। हर साल सरकार एक एनुअल बजट लेकर आती है। ब्रॉडली इसका मतलब यह है कि सरकार अपने एक्सपेंसेस और अर्निंग्स की प्लानिंग कर रही है आने वाले साल के लिए। यानी जो सरकार पैसा कमाती है टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस से, और जो सरकार पैसा खर्च करती है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पर। ये जो सारे खर्चे किए जा रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ कितना पैसा जाएगा और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, सरकार हर फरवरी देश के सामने एक ऐसा ही प्लान लाकर रखती है। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया है। संसद के बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलेगा। तो हर साल बजट फरवरी में ही क्यों प्रेजेंट किया जाता है? ये इसलिए दोस्तों क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल में शुरू होता है। तो आइडिया ये है कि अगर 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो अप्रैल तक आते आते सरकार के पास इनफ टाइम होगा डिस्कस करने का, अप्रूव करने का और बजट को पास करने का। जो यूनियन बजट है एक्चुअली में वो बहुत से अलग अलग डॉक्यूमेंट से बनता है और बजट स्पीच सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में से। बाकी डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार प्लान क्या कर रही है कि पैसा कहाँ से कमाया जाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार कहाँ से पैसा बोरो कर रही है, और कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी लीगल चेंजेस इंप्लीमेंट करनी है बजट की अनाउंसमेंट में। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार होना होता है हर साल फरवरी तक। तो सवाल ये उठता है कि इतने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स को कौन प्रिपेयर करता है और कैसे प्रिपेयर करता है? ये सवाल मैंने पूछा प्राची मिश्रा से, जो कि डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च हैं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पे। PRS एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ट्रैक रखता है इंडियन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग का और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करता है MPs को लोकसभा और राज्यसभा में। The process roughly starts in around August, September of every year, when the Ministry of Finance, reaches out to all the different ministries with the various documents that are needed. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली एक सर्कुलर भेजती हैं सारी मिनिस्ट्रीज को, उनसे पूछती हैं कि कितने पैसे की ज़रूरत होगी आपको इस साल अपना काम करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन ये सारी मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताती हैं। This is something which is known as the demand for grants. So if you look at the union budget documents, you'll be able to see that each ministry's budget document is called that ministry's demand for grants. हर मिनिस्ट्री जो पैसा डिमांड कर रही है इसे कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सारी मिनिस्ट्री से ये भी पूछती है कि कितना पैसा ये होप करती हैं अर्न करने की अगले 2 सालों में, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर जांच करती है इन सारे प्रपोजल्स की जो इन सारी मिनिस्ट्रीज ने दिए हैं,
उसके बाद वो मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट और कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से, और ये सब साथ में मिलकर डिस्कशन करते हैं बजट के ऊपर, जिसके बाद बजट को बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को होने में सितंबर से लेकर जनवरी तक का टाइम लग जाता है। इससे पहले मैं आपको आगे बजट समझाऊं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में जो ये बजट बनाने की परंपरा है ये कब शुरू हुई थी और किसने शुरू करी थी? शॉर्ट आंसर है इसका ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश इंडिया के अंडर पहला बजट प्रिपेयर किया गया था 1860 में एक स्कॉटिश इंसान के द्वारा जिनका नाम था जेम्स विल्सन। विल्सन बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। ये फाउंडर थे आज के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, और एक बड़ी फेमस मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, आपने नाम सुना होगा, ये उसके भी फाउंडर थे। अब बात ये थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, ब्रिटिशर्स बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। इस रिवोल्ट की वजह से इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था और इन्हें पैसे की कमी हो रही थी। विल्सन को एक ऐसा इंसान समझा जाता था जिन्हें मार्केट और इकोनॉमिक्स की बहुत समझ है, तो इन्हें इनवाइट किया गया फाइनेंसिस प्लान करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, और इस तरह से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंशियल बजट का पहली बार मॉडर्न इंडिया में। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब वापस इंडिया के मॉडर्न बजट्स पे आते हैं जो आज के टाइम पे बनाए जाते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। अभी तक हमने जाना कि बाय जनवरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सारे बजट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है बाकी मिनिस्ट्रीज से। उसके बाद क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री हलवा खाती है। मजाक नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली में ये होता है। So something else that you would have heard a lot in the news is called the halwa ceremony, which essentially marks, when the documents start getting printed and prepared. The ministry has its own printing press in their basement of where the ministry office is in the North Block in Delhi here. So that's where they print all the documents to ensure confidentiality. Everybody who's sort of a part of the entire process is staying in the ministry to ensure that no documents etc. get leaked out. एक्चुअली आप में से कुछ लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा। सब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक अहम बैठक के लिए पहुंची हैं। ये एक हलवा सेरेमनी है दरअसल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली ये हलवा सेरेमनी एक तरह की सेलिब्रेशन है कि इस साल का बजट प्रिपेयर हो चुका है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये सेरेमनी उस ओकेजन के लिए है कि बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट होने लग रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अपनी प्रिंटिंग प्रेस है बजट को प्रिंट करने के लिए। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर रहती है कि कोई भी बजट डॉक्यूमेंट्स को पहले से लीक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता इनमें क्या है। तो इसके बाद क्या होता है? बजट स्पीच से एक दिन पहले एक और डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस डॉक्यूमेंट का नाम है द इकोनॉमिक सर्वे। Economic survey of 2020 will be tabled in both the houses of the parliament today. The economic survey highlights the economic trends in the country. द इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली पूरे देश की इकोनॉमी का, आर्थिक व्यवस्था का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। बेसिकली समरी दिखाता है आपको कि आज के दिन देश में सरकार किस किस आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रही है, किन प्रॉब्लम से गुजर रही है और क्या प्लान है सरकार का उन इश्यूज को टैकल करने का। अब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आता है बजट स्पीच का दिन। An Urdu couplet, pardon me my pronunciation, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। ये थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अपनी बजट स्पीच 2019 की शुरुआत करती हुई कुछ पोइट्री के साथ। बजट स्पीच सुनने में बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इसका एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है। माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। हाँ जी, एक मिनट जी। I rise to present the budget for the year 2020-2021. फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच की शुरुआत करती हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देकर देश की इकोनॉमिक हालत का, और उसके बाद ये सरकारी स्कीम्स के बारे में बताती हैं और सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में बताती हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बात करती हैं फाइनेंशियल प्रपोजल्स की जो सरकार इस साल के लिए लाने वाली हैं। During 2014-19, our government brought in a paradigm shift in governance. The goods and services tax, the GST, has been the most historic in our country. This shift was characterized by a twin focus: fundamental structural reform and inclusive growth. यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हमें साल का टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और टोटल एस्टिमेटेड अर्निंग्स भी बताती हैं। Our
government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through Kusum and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. जरा सोचकर देखिए दोस्तों, जब आप अपना पर्सनल या फैमिली बजट बनाते हैं तो आपको किन किन अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ज़रा सोचकर देखिए, एक देश के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। सरकार को इनकम और एक्सपेंडिचर के अंडर आने वाली कितनी अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सरकारी सैलरीज, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, सड़कों की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, बहुत ही लंबी लिस्ट है ये, और इन सारी चीज़ों को बजट में कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ती है। So now I move to part B, which is something of great interest for all of us, taxation related. जो बजट स्पीच का सेकंड हाफ है उसे कहा जाता है पार्ट बी, और ये पार्ट बी टैक्सेस के बारे में होता है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताती हैं कि क्या टैक्सेस को बढ़ाया गया या घटाया गया या कोई नया टैक्स लाया गया। सरकार को अपना ज़्यादातर पैसा टैक्सेस से मिलता है, लेकिन 100% पैसा नहीं। और भी तरीके हैं सरकार के पास पैसे कमाने के, जैसे कि फाइन से, जो सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस पर फीस लगाकर वहाँ से भी पैसा कमाया जाता है, या एसेट्स बेचकर भी सरकार पैसा कमा सकती है। जैसे कि आज के दिन एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही है, तो ये एयर इंडिया को बेचकर सरकार जो पैसे कमाएगी, ये भी एक इनकम का जरिया है सरकार के लिए। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच खत्म कर लेती हैं, उसके बाद क्या होता है? क्योंकि बजट 2020 आज निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक तौर पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग। The criticism of this budget is that while it shows intent, that's about it. Intent. Where's the content? न्यूज़ एंकर्स और पैनलिस्ट चिल्लाने लग जाते हैं, और क्या होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच खत्म करने के बाद बजट को टेबल करती हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। इसका मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली पार्लियामेंट को बता रही हैं कि अब बजट को डिस्कस करते हैं। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2020. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। अगले कुछ दिन तक लोकसभा और राज्यसभा में बजट के ऊपर डिस्कशन चलती है। प्राची जी हमें बताती हैं कि ये डिस्कशन क्यों जरूरी है। See, the idea of the budget being presented in Parliament is that, it ties in with the larger role that our legislature in the country has. That basically it should discuss, approve, and pass the budget, and it should hold the government accountable to whatever, the spending the government is incurring. ये एक पार्लियामेंट की ड्यूटी है बजट को अप्रूव करने से पहले उस पर डिस्कशन करना और डिबेट करना। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार ऐसा नहीं करेगी कि बजट को पास कर दे बिना ड्यू प्रोसेस के। और एज सिटीजन्स अगर आप इस डिस्कशन को फॉलो करोगे तो ये डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और कभी कभी बड़ी एंटरटेनिंग भी होती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, I think hunger is a very serious issue. Malnutrition is one of the challenging issues of this country. What specific intervention is this government going to do to eradicate poverty and malnutrition in the children of India today? Is it also true, sir, that to complete 1.12 crore houses, it will trigger an investment of more than 7 lakh crore? How do you intend to generate this revenue? Because I'm sure that you don't have a magic lamp wherein a genie comes out and gives you 7 lakh crore in 2 years. जो अभी आपने आवाज़ें सुनी ये थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सूले और असादुद्दीन ओवैसी। एनीवेज, तो ये डिस्कशन जब ख़त्म हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली खड़ी होती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो डिस्कशन में रेस किए गए हैं। Which means the budget had so much that you could either pick up and comment on, criticize, question, but generate a good debate. So I'm very grateful that 98 participants from this house have contributed and enriched this debate on the budget. इसके बाद पार्लियामेंट एक ब्रेक लेता है, लेकिन ये ब्रेक सिर्फ पार्लियामेंट की डिस्कशन से है, बजट प्रोसेस चलता रहता है। इस ब्रेक के दौरान हर मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर प्लान सेपरेटली लिया जाता है, परखा जाता है, जांच करी जाती है। पर अगर ये हर अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लोकसभा के सारे मेंबर्स बैठकर डिस्कशन करने लग गए, जांच करने लग गए, तो इसमें हफ्तों महीने लग जाएंगे करने में। इसीलिए सरकारें स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाती हैं हर मिनिस्ट्री के लिए।
इन स्टैंडिंग कमिटीज़ में अराउंड 30 मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज़ होते हैं। कई ऐसी भी कमिटीज़ होती हैं जिनको मेंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़ चेयर करते हैं। हर स्टैंडिंग कमेटी एग्जामिन करती है, जांच करती है एक्सपेंडिचर प्लान पर हर मिनिस्ट्री के, और बड़े डिटेल्ड तरीके से करती है। So, for example, say if I look at the Standing Committee on Transport, it would look at the expenditure by the Ministry of Shipping, expenditure by the Ministry of Civil Aviation. It also looks at the expenditure by the Ministry of Culture and Tourism. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बजट की जांच कर रही है तो वो उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले सारी मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स की भी जांच करेगी। अगर स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सवाल हैं किसी अमाउंट को लेकर या किसी नए रूल को लेकर तो वो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से पूछ सकती है। Now, these committees call in ministry officials for deposition, so they can call in ministry officials to ask why a certain amount has been sanctioned, what is happening with a certain scheme. They also actually do end up calling a lot of external stakeholders, industry bodies, to understand if a certain demand that has been made by the ministry, would that be actually be sufficient to meet the actual on ground demand or not. तो यहाँ पर जो मैंने प्राची जी से समझा, इस ब्रेक टाइम के अंदर ये सारी स्टैंडिंग कमिटीज़ बजट पर जांच करती हैं और बेसिकली एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करती हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं इस बजट के बारे में। और जब ये जांच ख़त्म हो जाती है, हर स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती है और फिर लोकसभा वापस शुरू होता है और अब डिस्कशन करी जाती है स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स पर। यहाँ पर भी लोकसभा के पास इतना टाइम नहीं है कि हर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को देखें, उस पर डिस्कशन करें। फॉर एग्जाम्पल 2020 में लोकसभा ने डिस्कशन करी थी 3 मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स पर, टूरिज्म, रेलवेज और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। जब ये डिस्कशन खत्म होती है तो मेंबर्स वोट करते हैं हाँ या ना प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर पर। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष। हालांकि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बजट पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन सिर्फ लोकसभा उस पर वोट करता है। इस वोटिंग का नाम है गिलेटिन। लोकसभा के स्पीकर अनाउंस करते हैं और उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। इसको कहते हैं अप्लाइंग द गिलेटिन। लेकिन वोटिंग होने के बाद भी बजट का प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद अगली स्टेप है अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना। ये एक ऐसा बिल है जो सरकार को परमिशन देता है पैसा खर्च करने की। अगर ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने जो प्रपोजल्स कहे हैं बजट में उन्हें अप्रूव कर दिया गया है और अब सरकार फ्री है पैसा खर्च करने के लिए। फाइनल स्टेप यहाँ पर होती है डिस्कशन करना और वोटिंग करना टैक्स प्रपोजल्स पर। इस डिस्कशन और वोटिंग के बाद पार्लियामेंट पास करता है फाइनेंस बिल और फिर फाइनली बजट प्रोसेस खत्म होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कह सकते हो बजट पास हो गया है। लेकिन तब क्या होगा अगर बजट पास नहीं हो पाए? क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक? अगर बजट पास नहीं हो पाए दोस्तों तो इसका मतलब है कि रूलिंग पार्टी माइनॉरिटी में है और टेक्निकली इसका मतलब है कि सरकार ने अपना कॉन्फिडेंस वोट खो दिया है लोकसभा में और सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के इतिहास में ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि बजट पास ना हो पाए हो। अब अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बजट को चेक कौन करता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में नंबर्स अनाउंस किए हैं वो चाहे तो कुछ भी बोल सकती हैं कि सरकार इतना पैसा खर्च करेगी, इतना कमाएगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इन फैक्ट्स और नंबर्स को कोई चेक करने वाला है कि नहीं है? एक्चुअली में ये पार्लियामेंट का काम होता है कि सरकार की परफॉर्मेंस को ओवर द ईयर चेक किया जाए और चेक करने के कि सरकार एक्चुअली में बजट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। इसके कुछ तरीके होते हैं। There are two ways in which it happens. One is Parliament has its own financial committees which scrutinize government accounts and exercise sort of parliamentary control over this entire government expenditure. The CAG also audits the income and expenditure accounts of the government. And the CAG is an independent constituted body which is sort of, derives its power from the constitution. तो पार्लियामेंट में बेसिकली कुछ फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं जिनकी ड्यूटी होती है चेक करना कि सरकार साल भर में कैसे अकाउंट्स कर रही है। और उसके बाद एक CAG भी होता है। CAG एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के अकाउंट्स पर जांच रखता है। CAG हर साल अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सबमिट करता है और उस पर भी आगे जांच करी जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि सरकार एक्चुअली में फाइनेंशियल प्लानिंग पूरे साल भर कर रही है। बजट साल के शुरू में ज़रूर अनाउंस किया जा रहा हो लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग पूरे साल भर चलती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पता नहीं साल कैसा प्रोग्रेस करेगा, आगे क्या चेंज आएगा। इसी साल का एग्जाम्पल लेकर देख लो, जब 1 फरवरी 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया तो क्या सरकार को पता था कि कोरोना वायरस आएगा और कोरोना वायरस से सरकारें ऐसे इफेक्ट होंगी, दुनिया भर की इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाएगी, बहुत से बिजनेसेस को फ़र्क पड़ेगा। अब जो ये हो गया है तो सरकार को अब अपना 2020 का बजट वापस से देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कहा था और क्या चेंजेस अब उन्हें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इस नए इवेंट को अकोमोडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ बजट अनाउंस करने का, जब पूरे साल वैसे ही जांच करनी है तो बजट ही क्यों अनाउंस करते हो 1 फरवरी को। फ़ायदा ये है दोस्तों, एनुअल बजट ये इंश्योर करता है कि जो फंड्स हैं वो उन डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स तक पहुँचे जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बजट पिछले सालों का डेटा लेकर ये भी देख सकता है कि किन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा वेलफेयर पॉलिसीज़ लगाई जाएं। तो ओवरऑल बजट एक ब्रॉड ओवरव्यू प्रेजेंट करता है कि देश का फोकस कहाँ पर होना चाहिए इन एनी गिवन ईयर। और वैसे रियलिटी में एक्चुअली में होता क्या है, ये सब हमारा काम है इसको देखना और चेक करना। अब एपिसोड खत्म करने से पहले आपके साथ मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों, बैग्स के बारे में। आपने सही सुना, बैग्स के बारे में। अगर आपको याद हो, बजट प्रेजेंटेशन के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सुबह जब आती हैं अपने हाथ में एक ब्रीफ केस कैरी करके आती हैं, मतलब निर्मला सीतारमन के केस में वो रेड बही खाता कैरी करके आती हैं। ये एक्चुअली में एक परंपरा है, एक और ऐसी परंपरा जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से चली आ रही है। 1860 में यूके के मिनिस्टर विलियम ई ग्लैडस्टोन एक रेड सूटकेस में अपने पेपर्स कैरी करके आते थे। इनकी स्पीचेस बहुत लंबी होती थी, इसलिए इन्हें एक ब्रीफकेस कैरी करने की ज़रूरत पड़ती थी। इस ब्रीफकेस का नाम दिया गया ग्लैडस्टोन बॉक्स, और ये परंपरा तब से चली आ रही है। उसके बाद से हर फाइनेंस मिनिस्टर इस सूटकेस को पास ऑन करता है अगले फाइनेंस मिनिस्टर को। लेकिन ये यूके की परंपरा है। इंडिया की परंपरा ये थी कि अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स अपने अलग अलग बजट के ब्रीफकेसेस लेकर आते हैं बजट प्रेजेंट करने के दिन, और बजट डे के दिन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर पोज करते हैं उस बजट ब्रीफकेस के साथ पार्लियामेंट के बाहर। आपने न्यूज़पेपर्स में फ़ोटोज़ देखी होंगी जब ये पोज किया जाता है ब्रीफकेस के साथ, जब भी बजट को कवर किया जा रहा हो। लेकिन जुलाई 5, 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये ब्रिटिश ट्रेडिशन बंद कर दिया और अपना एक नया इंडियन ट्रेडिशन अपनाया। वो अपने बजट डॉक्यूमेंट्स लेकर आई एक रेड कपड़े में बही खाते में, जहाँ पर नेशनल एम्बलम लगा था और रिबन से रैप किया गया था। I thought it's high time India grew out of this, colonial mindset, that which baggage which we've been carrying in the form of a red suitcase. I thought why not get back to being our own Indian, carry it where you want. तो ये थी इंडिया के बजट की कहानी। एक इंडिया जितने बड़े, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स देश में एक ऐसा बजट प्रिपेयर करना जिससे सब खुश रहें, जो सबके लिए काम करें, आसान काम नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी पड़ेगी। इस साल नहीं तो अगले साल। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक ब्रांड न्यू स्टोरी के साथ महाभारत पर। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. This podcast was produced and written by Archana Nathan and Gaurav Vaz with research help from Siddhin Vadukul. The title track was composed by Abhijit Nath, who is also our audio producer. All clips and voices used in this podcast are owned by original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. ATS Studio is a division of All Things Small, the True Stories focused media company run by Siddhin Vadukul, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi and Gaurav Vaz.